आपको नहीं लगता है कि हिंदी को अगर हम राष्ट्रभाषा का दर्जा देंगे तो ये जो छोटी मोटी हमारी आशंकाएं हैं ये भी दूर हो जाएंगी? और अक्सर पढ़ने में आता है कि हॉस्टल से बच्चे भाग गए, अव्यवस्थाओं के कारण का शोषण होता है वहाँ। आप एक्सेसिव फोकस रखते हैं, आपने अपने व्यक्तित्व की कमियों में भी बताया कि एक ही काम कर। यूपीएससी में अक्सर चयन नहीं होने का कारण क्या रहा? क्योंकि ये तो गुण है एक तरह का कि आप बहुत फोकस हो। नमस्ते, बैठिए। बिना अपना नाम बताए अपना परिचय दीजिए। सर, मैं हिंडौन सिटी करौली जिले से बिलोंग करता हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा हिंडौन सिटी में हुई है। मैंने 10th क्लास 2010 में आदर्श विद्या मंदिर से 95% मार्क्स से पास की। उसके बाद में 2012 में चंद्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हिंडौन सिटी से ही 94% मार्क्स से 2012 में पास की। इसके उपरांत मैंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग NIT कर्नाटका से, जो कि मैंने 2017 में पास किया 8.85 CGPA के साथ में। मेरी हॉबीज क्रिकेट खेलना है। इसके अतिरिक्त मैं प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग भी सुनता हूँ और अभी मैंने रिसेंटली हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्य ग्रहण किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने कर्नाटका से जो अपनी है वो ग्रेजुएशन की है? हाँ जी सर। कौन सी जगह पर है ये NIT कर्नाटका? ये सर मैंगलोर के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट दक्षिण कन्नड़ा लगता है और वैसे एक सब टाउन है, एक सब अर्ब है सूरतकल, वहाँ पे स्थित है। अच्छा, आप साउथ इंडिया में रहे हो? हाँ जी। और वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को लेकर एक हेटेडनेस बहुत, मतलब कई बार चर्चा में आजादी के बाद से हमने देखी है, या फिर यूँ कहे एक विवादास्पद मुद्दा है। आपको लगता है कि पूरे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देना चाहिए? सर, हिंदी भारत के अंदर अधिकांशतः उत्तर भारत में और 40% भारतीय जनसंख्या हिंदी भाषा बोलती है, लेकिन इसको संपूर्ण भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा देना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि इससे एक डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात होगी। तो बेहतर ये होगा कि हिंदी, जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 भाषा का फॉर्मूला लगाया है, उससे हिंदी को प्रमोट भी किया जा सकता है और दक्षिण भारत, उत्तर भारत, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में आपसी संवाद को स्थापित भी किया जा पाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। कि आपको नहीं लगता है कि हिंदी को अगर हम राष्ट्रभाषा का दर्जा देंगे तो ये जो छोटी मोटी हमारी आशंकाएं हैं ये भी दूर हो जाएंगी और राष्ट्र के रूप में हम एक और ज्यादा मजबूत, यूं कहें कोई भी अलगाव नहीं रहेगा या कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। इंटीग्रेशन किसी भी देश का जो होता है उसकी ये महत्वपूर्ण कुछ आवश्यकताएं हैं, भाषा, धर्म, ये सब। हाँ सर, डेफिनेटली हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा से घोषित किया जाए तो इंटीग्रिटी प्रमोट तो की जा सकती है, लेकिन साथ में अन्य राज्यों से, अन्य भाषाई प्रांतों से जहाँ पे अन्य भाषाएं बोली जाती है, वहाँ पे उसका विरोध भी होगा। तो बजाय इसके कि एक साथ एक ही उसमें हिंदी को पूरी राष्ट्रभाषा किया जाए, बजाय इसके सभी भाषाओं को बराबर का स्थान दिया जाए और हिंदी को स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रमोट किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की है? हाँ जी सर। ये जो इंजन होते हैं, ये इंजन जो है वो किस तरीके से बेहतर और रिफाइन किए जाए, उसके ऊपर लगातार रिसर्च होती रहती है। और इंडिया के अंदर अभी भी कोई बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्वालिटी के इंजन विश्व स्तरीय नहीं विकसित किए जा सके। हमारे यहाँ गाड़ियां या फिर दूसरे जो भी मशीनें वगैरह हैं, उनके इंजन सामान्यतः हम बाहर से ही या उनकी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। क्या कारण है भारत में ऐसा नहीं हो पाया? सर, भारत में एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो भी किया जाता है उसमें पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। हम 0.67% ऑफ GDP ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उसके अतिरिक्त भारत में इस तरीके से व्यवस्था की गई जिससे कि बाहरी कंपनियां जो हैं भारत के अंदर स्थापित हों तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दें, क्योंकि भारत में वो व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई खुद का इंजन बनाने की। ओके, इंडिया के अंदर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक काउंसिल बनी हुई है, संस्था बनी हुई है, आप नाम बता सकते हैं उसका? वैज्ञानिक रिसर्च के लिए तो शायद CSIR। बिल्कुल सही। ये क्या काम करती है?
इतना अंदर की जानकारी तो नहीं है मेरे को, पर शायद ये जो भी इस तरीके के वैज्ञानिक जो भी इनोवेशंस होती है उससे रिलेटेड कार्य करती है। ठीक है सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2017 में किया आपने? हाँ जी सर। और अभी जॉब लगी आपकी केवल अभी 14 डेज पहले? हाँ जी सर। उसके इस पीरियड की मैं आप नेचुरली आप तैयारी कर रहे होंगे जो 2018 में भी दिया, 21 में भी दिया, 23 में भी दिया। इतनी क्या जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने की? सर मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, ग्रामीण परिवेश में, वहाँ पे मैंने शुरुआत से ही, जब मैं 10वीं कक्षा में और उसके उपरांत भी, अपने आसपास एसडीएम साहब, डीएम साहब, इनका जो रोल होता है, जिस तरीके से जनमानस को प्रभावित कर सकते हैं, उनको वो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, तो मेरा हमेशा से ये एक तरीके से ड्रीम जॉब रहा कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। और हमेशा से इंटरेस्ट था कि मैथ साइंस पढ़ने का, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग किया और उसके उपरांत मैंने सिविल सर्विसेज, जो मेरा पहले से एक ड्रीम जॉब का सपना था, उसको फुलफिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने पढ़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, प्रभावित है एसडीएम साहब से। आप चलिए एक ये बात बताइए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, करौली में, हाँ जी सर, आरएएस के कौन कौन से पद हैं जिन पे आरएएस सबसे लगते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में? सर आरएएस को एसडीएम के पद पर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे नगर परिषद के अंदर भी उपायुक्त के पद पर लगाया जा सकता है, और आरटीओ के पद पर भी लगाया जा सकता है। ये मेरी जानकारी है। और आरटीओ का पद है करौली? करौली मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप जैसे प्रभावित है एसडीएम साहब वगैरह से, तो आपने क्या देखा कि उनके अंदर क्या ऐसी कैपेबिलिटीज थी या उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज थी जो शायद आप में भी हो? सर मेनली तो उनके अंदर जो जनमानस के अंदर जाकर उनको उनकी समस्याएं सुनना और समस्याओं को सुनने के पश्चात उनका निस्तारण करना। इसके लिए मैं एक हमारा ही उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि हमारे कोई ज़मीनी विवाद था, तो उसमें हमें ऐसे ही जन सुनवाई में बुलाया गया और मेरे पिताजी नहीं है, तो हमारी वो विवाद हो गया ज़मीन के ऊपर। तो एसडीएम साहब ने उनको समझा बुझाइश करके और वो विवाद को सुलझाया। तो इस तरीके से वो जब जमीनी स्तर पर जुड़ता है व्यक्ति, तो जनमानस की समस्याओं को अच्छे से सुलझा सकता है। और क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज ऐसे तो उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसडीएम ब्लॉक लेवल पे सबसे बड़े अधिकारी हैं और वो जिस तरीके से लीड करेंगे उसी तरीके से उनका अंडर जो स्टाफ है वो बिहेव करेगा। सो लीड बाय एग्जांपल इज वन ऑफ द क्वालिटी। और इसका अतिरिक्त प्रोबिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए और ओपन टू एनी काइंड ऑफ स्क्रूटनी होना चाहिए। आप में है ये क्वालिटीज? सर मैं फील करता हूँ कि हाँ, मेरे अंदर इनमें मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज हैं और जो भी कमियां होंगी उनको मैं धीरे धीरे समय के साथ में सुधार कर पाऊंगा। चलिए ठीक है। आप करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो करौली डिस्ट्रिक्ट में आप ये बताइए, सपोज कीजिए आपको वहां पर है ना एसडीएम ही लगा दिया, आपके हिंडौन में ही लगा दिया आपको, है ना, आपने जैसे कहा कि नगर परिषद में भी लगाते हैं, तो नगर परिषद में ही लगा, तो आप वहाँ की सफाई व्यवस्था में किस तरह से सुधार कर पाएंगे? जी सर, वहाँ पे अभी भी मैं जो देखता हूँ कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट जो होता है उनका सेग्रीगेशन नहीं किया जाता, तो वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि लोगों को। जिस दिन आपको एसडीएम लगाया उस दिन आपने जाके वहां पर नगर परिषद या नगर पालिका में लगाया, आपने जाके ज्वाइन किया, व्हाट विल यू डू फर्स्ट ऑफ ऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा ऑफिस का जो कंपाउंड होगा वो क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो एक तरीके से जो भी लोग विजिट करेंगे उनको देखने को मिलेगा कि हाँ। शॉर्ट में बताइए। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम ये देख लिया। नेक्स्ट देन ये ऑर्डर पास किया जाएगा कि जो कलेक्ट करने के लिए जो गाड़ियां जाती हैं वो गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग कलेक्ट किया जाए।
उसके अतिरिक्त जो वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है इनके निस्तारण के लिए, उसकी कैपेसिटी को चेक किया जाएगा। चौथी बात, जो वहाँ पे अभी सीवेज की लाइंस हैं जो ब्लॉक पड़ी हुई हैं, तो उनको भी शीघ्र उनको दुरुस्त किया जाए। आप अभी हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट लगे हुए हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, क्या काम होता है हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट? सर, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट का मुख्य कार्य तो एक उनको हॉस्टल अलॉट किया जाता है जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे रहते हैं, तो उनका जिम्मेदारी उन बच्चों की देखरेख। कौन से बच्चे रहते हैं? मुख्यतः जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, और इसमें भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का हॉस्टल है। कुछ हॉस्टल्स के अंदर एससी कम्युनिटी के लिए 60% रिजर्वेशन है, कुछ में एमबीसी के लिए है, वो अलग अलग क्राइटेरियाज के आधार पे। अक्सर पढ़ने में आता है कि हॉस्टल से बच्चे भाग गए, अव्यवस्थाओं के कारण का शोषण होता है, वहाँ उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। आप हालांकि आपको ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या, मतलब 14 दिनों के अंदर आपने क्या वर्क किया? सर, अभी हमें हॉस्टल्स तो अलॉट हुए नहीं है, हमें अभी करौली जो वहाँ पे डीएलओ लगे हुए हैं सर, डीपीएसडब्ल्यूओ, उनके वहीं पे बुलाया जा रहा है और वहाँ पे ही हमको जानकारी दी जा रही है हमारे आगे के जॉब रोल के बारे में। कुछ समय में ये हॉस्टल्स अलॉट हो जाएंगे, उस पश्चात मैं वो कार्य जो मैं सोच पा रहा हूँ कर पाऊंगा। अच्छा, आपने कहा ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपने पंचायत उन्नति सूचकांक के बारे में पढ़ा है? हाँ सर, रिसेंटली पंचायत उन्नति सूचकांक के बारे में आया था अखबार में, जिसमें बताया गया कि गुजरात और छत्तीसगढ़ की जो पंचायत है। आप अपनी ग्राम पंचायत का बताइए, उसको क्या मिला? सर, मेरी ग्राम पंचायत के अंदर जो क्राइटेरिया दे रखे थे, है ना, उन क्राइटेरिया में आपकी ग्राम पंचायत का क्या नंबर आता? सर, मेरे क्षेत्र में तो नगर परिषद है हिंडौन सिटी में। आप अभी तो कह रहे थे ग्रामीण परिवेश जो है, अभी भी वहाँ पे जो जिस तरीके के लोगों का रहन सहन है और आसपास के जो एरिया है वो ग्रामीण ही है और विजिट करते रहते हैं, जैसे हमारी। नेक्स्ट। धन्यवाद। प्रेमानंद जी की एकांतिक वार्तालाप सुनते हो आप, कौन है प्रेमानंद जी महाराज? सर, प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और वृंदावन में निवास करते हैं। और क्या मान्यता है इस संप्रदाय की? इस संप्रदाय की मान्यता है कि राधा जी को ये अल्टीमेट गॉड के रूप में पूजते हैं। अब आपने उनको लगातार ही सुना होगा। हाँ सर, मैं तो रेगुलर। क्या क्रक्स क्या है उनकी बातचीत का, सार क्या है? आप हाँ, सार ये है कि अपने मन को, चित्त को स्थिर करने के लिए भगवान का नाम जप सबसे महत्वपूर्ण है, और उससे मन की जो स्थिरता आएगी उससे एकाग्रता बढ़ेगी। और उन्होंने व्यक्ति को इसमें ये भी कहा है कि जब आप वो चित्त स्थिर होगा तो आप कर्मयोगी भी बन सकते हैं, अपने कर्म को अच्छे से एफिशिएंटली कर पाएंगे। ठीक है। अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय की अवधारणा में जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जिनके पास मतलब वंचित होने का आधार क्या है ये भी बताते चले साथ साथ। सर, जिनके पास में मूलभूत सुविधाएं नहीं है और जो लंबे समय से किसी भी तरीके के ऑपरेशन को झेल रहे हैं, और जिनको इस तरीके से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के तौर पे उनको क्लासिफाई किया गया है, तो उन लोगों को उसके अतिरिक्त भी हम आय के आधार पे भी उनको वंचित वर्ग मान सकते हैं। ठीक है, अपन ने मान लिया। फिर सामाजिक न्याय की तरफ बढ़े। फिर सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें समाज के अंदर इक्विटी को इंश्योर करना, जिससे कि जो लोग अभी भी जिनके पास में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं आप? इक्विटी की, इक्विटी बढ़िया, जिसमें कि उनको बराबर के अवसर मिले। वो पॉजिटिव, जिस तरह के संविधान के अंदर हमने आर्टिकल 15 और 16 के तहत एक अफर्मेटिव एक्शन की बात की है, जिससे रिजर्वेशन दिया जाता है, वो इक्विटी को इंश्योर कर पाएगा और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। ये बात आपके हिसाब से सामाजिक न्याय है। हम कितने समय से प्रयास कर रहे हैं सामाजिक न्याय का? सामाजिक न्याय का प्रयास हम स्वतंत्रता के उपरांत से। तो क्या हम सामाजिक न्याय की स्थिति के करीब? अभी भी हम काफी दूर हैं सर, वो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा हमें। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण एक तो समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं, चाहे तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे हो, और दूसरी बात समाज में वो एक्सेप्टेंस, एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस हो,
और इसका अतिरिक्त हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो ग्राउंड लेवल पे जिसको ठीक है, टारगेट आपने यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट दिए हैं, हाँ जी किस सर, सब्जेक्ट से साथ दिए? सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी से दिए। आप निर्णय कैसे लेते हो? डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस है आपका? सर डिसीजन मेकिंग विद रेफरेंस टू व्हाट? आप कोई भी अपने जीवन में एक निर्णय लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रखते सबसे पहले मैं एक प्रायोरिटी सेट करता हूँ। अगर जिस तरीके से अगर मेरे को कोई भी टास्क अगर हो या फिर कोई भी कार्य करना हो, तो उसमें उसकी प्रायोरिटी के हाँ ये कार्य सबसे पहले किया जाना चाहिए, तो उसके आधार पे मेनली मैं फिर उसके कार्य को करता हूँ। आप एक्सेसिव फोकस रखते हैं, आपने अपने व्यक्तित्व की कमियों में भी बताया कि एक ही काम पर। यूपीएससी में चयन नहीं होने का कारण क्या रहा? क्योंकि ये तो गुण है एक तरह का कि आप बहुत फोकस हो। सर अपनी मेरे को ये कमी लगी कि मैं शुरुआती टाइम में ज़्यादा एक ही विषय वस्तु पे ज़्यादा फोकस करता था, और डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स इसमें चाहिए पढ़ने के लिए। अब जब हमारा रुझान एक ही सब्जेक्ट की हो तो वो हमें कहीं ना कहीं और सब्जेक्ट में पीछे खींचता है, तो वो मेरा एक कारण रहा कि यूपीएससी में सफल नहीं हो पाया। ठीक है सर। आप करौली से हैं? हाँ जी सर। और करौली में फेमस है अपने स्टोन्स के लिए। हाँ जी। कौन से टाइप के स्टोन्स निकलते हैं करौली में? सर मेनली तो रेड स्टोन है जो फेमस है, इसके अतिरिक्त सैंड स्टोन भी है और सिलिका स्टोन भी है जो करौली से निकलता है। अच्छा, ये जो रेड स्टोन और सैंड स्टोन जो है, इन दोनों में क्या अंतर है? सर रेड स्टोन तो मेनली उसके कलर के लिए फेमस है, लाल रंग का पत्थर निकलता है जो किस वजह से होता है उसका लाल रंग? क्या कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड उसमें पाया जाता है? सर इस बारे में मुझे प्रॉपर जानकारी। अच्छा, और जो सैंडस्टोन है उसकी क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है? इनके कंपोजिशन की जानकारी। एक सोप स्टोन भी है आपके? हाँ सोप स्टोन। क्या होता है सोप स्टोन, क्या काम में आता है? सोप स्टोन मेनली एक हल्का पत्थर होता है, और उसको जैसे जनरली अगर मैंने जो देखा है उसमें लोग ब्यूटी के लिए भी उसको उसमें एस्थेटिक्स में भी काम में लेते हैं। साबुन बनाने के लिए? हाँ, साबुन बनाने के लिए पत्थर इस्तेमाल नहीं करते सर। अच्छा, इसके अलावा आपके करौली धौलपुर क्षेत्र के अंदर कुछ डांग एरिया का भी हिस्सा आता है। इस एरिया का नाम डांग एरिया क्यों पड़ा है? सर डांग एरिया वहाँ पे जो चंबल के रेवाइंस है, बीहड़ जो बन गए और वो इनएक्सेसिबल हो गए, तो और वहाँ पे वो 10वीं प्रभावित क्षेत्र डकैतों की शरण स्थली रहा, इस वजह से उसको फिर डांग क्षेत्र। क्या लोकल वर्ड है ये वहाँ का डांग? इस बारे में भी मुझे जानकारी है। चलिए, आपका साक्षात्कार हुआ, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर।